आज का डिस्कशन का टॉपिक है कॉम्प्लायंस एडहेरेंस एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस है कॉम्प्लायंस उसके साथ उसको फॉलो करना या सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सुनने में तो लगता है कि हाँ भाई बहुत रिडंडेंट चीज़ है, ये जस्ट अनदर सेशन जिसको सुनना है और सुन के आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो आप लोग को और आगे जो भी प्राइमेथॉन ज्वाइन करता है या एग्जिस्टिंग हम लोग हैं उनके लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड अबाइड टू। ठीक है, इससे क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ये चीज़, इसके बारे में और डिटेल में मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं कि सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, कोई बताएगा? जैसे कुछ हम एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो कोई अननेसेसरी इशू जो सर्वर का पोर्ट ओपन नहीं रहना चाहिए। जैसे हम अगर सर्च करते हैं तो ओनली 22 पोर्ट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए ओपन होना। उसके अलावा जो भी पोर्ट है वो क्लोज होना चाहिए, जो कि अननेसेसरी कोई एंटर नहीं कर पाए हमारे सर्वर पर, राइट। एक तो वो है। बाकी अगर हम कोई कंप्लाइंस है, जैसे सर्वर पे हम अगर कार्ड का डेटा रख रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड है PCI या DSS कंप्लाइंस होना चाहिए। अगर हेल्थ रिलेटेड डेटा है तो HIPAA कंप्लाइंस है। मतलब वो तो अलग अलग है, आप उसके अंदर जाके देखना पड़ता है कि क्या है सर्विसेज हैं। बाकी नॉर्मली हम कुछ डेटा रख रहे हैं तो किसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं तो ईजिली कोई ना देख पाए, उसके लिए हम इंक्रिप्शन वगैरह कर सकते हैं सर्वर पे। रख के जो किसी का पर्सनल डेटा है वो कोई भी अगर डेटाबेस हैक कर लेता है तो उसको इजीली ना मिल जाए डेटा, सीधा पूरा डेटा। ठीक ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, मतलब अपने पास जितने डोमेन्स हैं हर डोमेन के लिए ये चीज़ वैलिड है। अभी जैसे अजय भाई ने बताया कि जो चीज़ें बताई वो बैक एंड परस्पेक्टिव से बताई, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड परस्पेक्टिव से ट्रू है, जो फॉलो करनी चाहिए, वी शुड अबाइड टू। कुछ चीज़ें जो डेवऑप साइड से ट्रू है, कुछ चीज़ें जो QA साइड से ट्रू है। तो ऐसे ही कुछ अंकित तुम कुछ बोल रहे थे? और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? जैसे इसमें हम एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जैसे अगर जब हम किसी कस्टमर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कभी कभार हमारे पास जो क्लाइंट है उसके जो एंड कस्टमर है उसका डेटा भी उसका डेटाबेस का एक्सेस मिलता है या उसका डेटा मिलता है। तो हमारा ये मतलब पर्पस होना चाहिए कि हम उसके डेटा को सिक्योर रखें, इसको मतलब मिस हैंडल ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिवेश अभी नैनोनेस्ट की टीम में है, तो उसमें क्या होता है कि हमें क्लाइंट्स की फाइल्स वगैरह मिलती हैं, तो उसमें कभी कभार जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो किसी और के मतलब अनऑथराइज एक्सेस ना हो, या जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो, या वो किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए, या किसी ऐसे पर्सन के पास ना जाए जिसकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को भी ना हो या फिर जो उसका एंड कस्टमर है उसको भी ना हो। तो मतलब उसके डेटा को हमें इस तरीके से स्टोर करना है, जैसे मतलब इस तरीके से हैंडल करना है जिस तरीके से हम कोई बहुत ही प्रेशियस चीज करते हैं, जैसे कोई मतलब जो वही एग्जैक्टली मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा इन ट्रांजिट हो सकता है, डेटा रेस्ट पे हो सकता है, यानी डेटा तुम स्टोरेज में डेटा स्टोर कर रहे हो, डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, कैसे स्टोर कर रहे हो उसके लिए अलग कॉम्प्लायंसेस हैं, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज हैं। तुम कैसे यूजर से डेटा ले रहे हो, किस टाइप का डेटा तुम स्टोर कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी कॉम्प्लायंस है। तो अगर अपन अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के तो वी कैन नॉट अबाइड टू इट, राइट। तो ये सेशन उसी चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आप लोग अवेयर नहीं है उन सब चीज़ों से रिलेटेड तो उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। हाँ हाँ, कॉम्प्लायंसेस जैसे ना हिप्पा एक कॉम्प्लायंस है, मतलब जैसे ग्लोबली आप जो भी पर्सनल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन यूज करते हो किसी भी यूजर से रिलेटेड, जैसे मान लो आप ईमेल एड्रेस यूजर का स्टोर कर रहे हो, या फिर आप आधार कार्ड ही आधार नंबर स्टोर करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज जो भी आप जिससे उस बंदे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस बंदे की मतलब वो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, राइट, कि मतलब मेरा इंफॉर्मेशन इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी। तो उसको आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, इसके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, कॉम्प्लायंसेस हैं,
उससे कैसे अवेयर रहना है और उसको पर्सपेक्टिव में लेके ही हम डेटा स्टोर करें, दैट इज कंप्लायंस अधेरेंस। जो डिफरेंट कॉम्प्लायंसेज हैं उनसे अवेयर होना, उनको जानना कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं बताया, एक हिप्पा नाम का एक कॉम्प्लायंस है, तो अपने को पता भी नहीं हिप्पा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों को जानना चाहिए एज अ डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड, मोबाइल, डेवऑप्स, जिधर भी है वो, दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे अभी ना हम लोग एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, और स्कॉलर क्लाइंट है हमारा, ठीक है। तो उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि अभी ना वहाँ पे उनका जो प्लेटफॉर्म है और स्कॉलर का, दैट इज़ अ क्विज प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी उनको पूरा का पूरा सिस्टम रिवैम्प करना पड़ रहा है, बिकॉज दे आर स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन दैट दे शुडंट स्टोर, और द वे दैट आर स्टोरिंग दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट अधेरेंस टू कंप्लायंस, मतलब उस कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उनको पूरे तरीके से डेटाबेस को रीराइट करना पड़ रहा है, जो भी डेटा उसको इनक्रिप्ट करना पड़ रहा है। तो बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो प्ले स्टोर पे उनका एप्लीकेशन आ ही नहीं पाएगा, गूगल उनको ब्लैकलिस्ट कर दे, बहुत सारी चीजें, मतलब बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, मतलब स्टेक होल्डर्स, मतलब पूरा पूरा बिजनेस ठप हो सकता है इफ यू आर नॉट अधेरिंग टू कंप्लायंस। सो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है ये। ठीक है, और भी चीजें हैं, अब जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इस पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या है मतलब, और जो अभी तक ना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेज, मतलब ये डिफरेंट सर्वेज होते रहते हैं फॉर दिस साइबर सिक्योरिटी और ऐप सेक, इन सब से रिलेटेड ना डिफरेंट सर्वेज होते रहते हैं। उन सर्वे के अकॉर्डिंग 95% जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वर सम वे कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर। अब वो ह्यूमन एरर क्या हो सकता है कि आप डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर रहे प्रोटोकॉल, या फिर आप अवेयर ही ना हो कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल इन प्लेस है भी, या फिर आप जिस चीज को केयरफुली हैंडल करना चाहिए था उसको आपने हैंडल नहीं है। कुछ क्रेडेंशियल्स थे जो पब्लिक प्राइवेट रखने चाहिए थे, जैसे मान लो डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, अपन क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, डायरेक्ट config.json ही लॉग कर देते हैं, .env लॉग कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द हैक्स अकर ड्यू टू लॉग्स। जैसे आपने लॉग कर दिया उसको, कोई भी हैकर है लॉग को एक्सेस कर लिया उसने, तो लॉग में सारा डेटा है क्योंकि आपने लॉग करा रखा है, और वंस इट इज लॉग इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। फिर लॉग डिलीट करो, इट इज गोइंग टू स्टे देयर। एक बार लॉग को क्रॉल किया उसने, ऑल योर क्रेडेंशियल्स आर आउट देयर, है ना। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक टॉप साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी एक सर्वे किया था। अकॉर्डिंग टू देम 88% ऑफ ऑल डेटा ब्रीचेस आर कॉज्ड बाय एन एम्प्लॉय मिस्टेक। ये इनसाइडर अटैक भी हो सकता है। इनसाइडर अटैक का मतलब कि लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं हार्म पहुंचाने के लिए, या फिर अननोइंगली भी हो सकता है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ठीक है। तो एक कुछ फेमस डेटा ब्रीचेस के बारे में जान लेते हैं जो हुए अराउंड द वर्ल्ड, और इनसाइड प्राइमाथन एज वेल, उसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो स्लैक सब यूज करते हैं हम लोग। तो दिसंबर 2022 में स्लैक के जो डेटाबेस, जो रेपोजिटरी है, वो पब्लिक हो गई थी। देयर कोर रेपोजिटरी वाज मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल थी। अब कोई भी जो रेसिपी, जैसे मैकडोनल्ड्स की रेसिपी होती है जो कि सीक्रेट होती है सबसे, अब अपने लिए एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए क्या है, कोड बेस ही हमारे लिए कोर रेसिपी है, वही पब्लिक हो जाए फिर कुछ बचता नहीं है ना आपके पास। तो वो 2022 में बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी वेंडर को उन्होंने ले रखा था, वो थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू एक टोकन उनका पब्लिक हो गया, जिसकी वजह से वो प्राइवेट हो गई थी, पब्लिक रेपोजिटरी हो गई थी। ठीक है, पेगासस एयरलाइंस है, इसमें भी क्या हुआ था कि किसी ने, कोई एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट था, उसमें क्या किया उन्होंने, एक S3 बकेट को जिसमें टेराबाइट्स ऑफ डेटा था, टेराबाइट्स ऑफ PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन था, ऑफ कस्टमर्स, ऑफ द केबिन क्रू, और पेगासस एयरलाइन में जो भी क्रू मेंबर्स है सबके टेराबाइट्स ऑफ डेटा वाज पब्लिक, क्योंकि S3 बकेट में जो डेटा स्टोर था वो पब्लिक कर दिया था किसी ने। तो इसकी वजह से उनको बहुत फाइनेंशियल मतलब वो पड़े, उन पे फाइन्स पड़े। टर्की में इनका वो बेस था, तो वहाँ पे टर्की के सारे क्रू मेंबर्स को वो उनका पब्लिक इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गया था, तो बहुत सारे लॉ सूट्स उनके ऊपर हुए। तो एक बार आपके ऊपर लॉ सूट हो गया तो स्टॉक ऑल्सो डिप्स। तो मल्टी फेसेटेड लॉस है, मतलब अगर आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखो तो। अभी प्राइमाथन में भी हमारे एक क्लाइंट था, ठीक है। तो उस क्लाइंट के साथ
मतलब पोस्टमैन कलेक्शन सबके पास होता है, राइट? पोस्टमैन कलेक्शन में हम लोग रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें जो भी है, मतलब बैकएंड की सारी इन्फॉर्मेशन तो अपन पोस्टमैन के लिए यूज़ करते हैं, राइट? उसमें क्या हुआ, पोस्टमैन में कुछ क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं। अब पोस्टमैन को कलेक्शन को शेयर करना होता है तो अपन जनरली वो प्राइवेट रखते हैं, राइट? पोस्टमैन कलेक्शन इज जनरली प्राइवेट अनलेस वो टीम मेंबर्स के साथ शेयर हो। अब क्या किया, उसको पब्लिक उसको शेयर करना था एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को, तो उस पर्टिकुलर इंसान ने क्या किया कि भाई पब्लिक कर दिया पोस्टमैन कलेक्शन को ही। अगर आपने पोस्टमैन कलेक्शन पब्लिक कर दिया है, वो गिटहब रिपोजिटरी की तरह पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगी दुनिया भर के लोगों के लिए अलॉन्ग विथ योर क्रेडेंशियल्स, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो तो सारे क्रेडेंशियल्स तो पोस्टमैन कलेक्शन के साथ ही होता है ना। तो जब द मोमेंट इट वेंट पब्लिक, तो जो क्लाइंट था वो एंटरप्राइज लेवल का क्लाइंट था, बड़ा क्लाइंट था, उन्होंने क्रॉलर्स लगा रखे थे, अलर्ट्स लगा रखे थे अपने क्रेडेंशियल्स पे। द मोमेंट इट वेंट पब्लिक, हर तरफ उनके अलार्म बजना शुरू हो गए और बैक ट्रैक होके यहाँ तक आ गई बात कि भाई, और उससे प्राइमेथॉन को बिजनेस लॉस हुआ, जो हमारा क्लाइंट था उसको बिजनेस लॉस हुआ, और फिर इंटरनली जो हमें स्टेप लेना पड़ता है वो हमने थी। तो दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट। एक और इंसिडेंट हो चुका है ऐसा ही। तो मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको माइंडफुली जस्ट कोड कर देना और किसी ने कुछ मांगा बस भेज देना, दिस इज नॉट डन। मतलब माइंडफुल रहना चीजों को लेके, क्रेडेंशियल्स को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अपना क्रेडिट कार्ड आप कहाँ शेयर करते हो? किसी रेंडम शेयर करते हो? तो भी शेयर बहुत कॉशियसली करते हो ना शेयर, वहाँ तो बहुत कॉशियसली करते हैं, और जो ये काम है इसमें कॉशियसली नहीं करते हैं अक्सर। तो ऐसा क्यों? We lost almost close to 2 to 2.5 CR of business this year just because of one silly mistake. Individual. लास्ट ईयर ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था ओरो में, जहाँ पे उनके क्लाइंट किसी की तो गलती की वजह से दे लॉस्ट द कंप्लीट डेटाबेस क्रेडेंशियल शेयर्ड थे सबके साथ में, एडमिन एक्सेस था सबके साथ में, किसी ने गलती से मन चला दिया, डिलीट हो गया, काम खत्म। मतलब ये जो भी चीजें हैं सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सिर्फ कोडिंग में नहीं, कोडिंग के अलावा जैसे आप कुछ रिसोर्स शेयर कर रहे हो, वो भी टॉप डाउन लीस्ट प्रिविलेज अप्रोच यूज करना चाहिए, कि सबसे कम आप सबसे, मतलब किसी बंदे को अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, या फिर मान लो कि कंप्लीट एडमिन एक्सेस दे दिया किसी चीज को, तो लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस स्ट्रेटेजी यूज करना। आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है? तो आगे बढ़ता। तो ये 2 फेमस डेटा ब्रीचेस थे, फिर मैं प्राइमेथॉन के बारे में बताई गई। तो अब ना एक काम करते हैं, अभी मैं अब आगे टॉपिक्स कवर करूंगा, इससे पहले ना एक OWASP के बारे में पता है तुम लोगों को? ठीक है। तो OWASP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और कैसे डेवलपर्स को मतलब इससे अवेयर कराना है, इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं इसके रिसोर्सेज दे दूंगा ग्रुप पे। तो OWASP का एक एप्लीकेशन है जूस बॉक्स, ठीक है? तो इसमें मैं दिखाता हूँ तुम लोगों की हाउ इट इज, मतलब कैसे एक जो ये एप्लीकेशन है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है? ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, डेमो वेब एप्लीकेशन है। जो चीज इसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, इसको बनाया है इसलिए ताकि अपन ट्रेन कर पाए कि कैसे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ऐसी वल्नरेबिलिटी आती है, अपन इसको ना इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करेंगे अभी, है ना? वो करेंगे SQL इंजेक्शन करने की कोशिश करेंगे इसको। कैसे आपने मतलब SQL इंजेक्शन को अपने दिमाग, SQL इंजेक्शन के बारे में सबको पता है क्या? पहले ये बताओ। हाँ, मतलब जिसको नहीं पता है वो बताओ भी कि नहीं पता है, फिर मैं बताऊंगा ना, ठीक है? तो SQL इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप मान लो SQL क्वेरीज कर रहे हो, राइट? जैसे मान लो कि एक SQL क्वेरी हो गई कि भाई प्राइमेथॉन नाम का एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमेथॉन वेयर नेम इज कीर्ति। ये मतलब क्या करता है कि भाई प्राइमेथॉन टेबल से कीर्ति ला के दे दो, ठीक है? अब यहाँ पे तुमने, अब मान लो कि कुछ डायनामिक रखना है तुमको, यहाँ पे मान लो कीर्ति की जगह तुमको यूजर इनपुट के बेसिस पे एम्प्लॉइज निकालने हैं, तुम क्या करोगे कि वहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर देते हैं जनरली लोग, कि वहाँ पे कॉमा दे दिया और स्ट्रिंग में जो भी इनपुट आया प्लस करके और वो रिटर्न कर दिया। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो बोलते हैं जनरली जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन में ये होता है कि आप
अब जैसे जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, कोई मलिशियस एक्टर उसमें कुछ भी भेज सकता है, क्या पता है कॉमा भेज दे और ड्रॉप टेबल का स्टेटमेंट भेज दे। तुम जैसे एग्जीक्यूट कराने गए, कॉमा लग के वो स्टेटमेंट खत्म हो गया और ड्रॉप टेबल का स्टेटमेंट चल गया तुम्हारा पूरा टेबल ड्रॉप हो गया। तो इसके लिए एसक्यूएल इंजेक्शन रोकने के लिए पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम लोग भेजते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये अकाउंट है ना, लॉगिन करते हैं इसमें। अब क्या है, अब इसमें ना मेरे पास, मैं इसका एक बंदा नहीं हूँ, मैं क्या करते हैं ना, एक एडमिन की तरह लॉगिन करने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। तो मान लो कि कुछ भी डालते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ भी डालते हैं, ठीक है। ये 500 एरर आया है, अब इस एरर को रीड करेंगे। दिख रहा है क्या सबको, या जूम करूं? दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर दो। अब दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ना रिस्पॉन्स आया है 500, और क्या रिस्पॉन्स आया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, पूरी क्वेरी आ गई। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ना ही एरर हैंडलिंग सही से, और क्या हो रहा है वो भी साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। मैंने एक एपोस्ट्रोफी भेजा है और वो वहीं पे प्रिंट होके आ गया है। तो अब मैं कुछ ऐसा तिगड़म लगाऊं जिससे ना ये किसी तरह मुझे लॉगिन करा दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये करके देखता हूँ, ठीक है, और स्टेटमेंट और ट्रू, ठीक है, लॉगिन करा के देखते हैं क्या होता है। अभी भी एरर आ रहा है कुछ, है ना। अब देखते हैं क्या एरर आया है। क्या एरर आया है, यूजर्स वेयर ईमेल और ट्रू, यानी अगर मैं इसके बाद की चीजें कमेंट कर दूं तो ये एरर नहीं आएगा। ये एसक्यूएलाइट जो एरर है मुझे बस कमेंट करने की दे रही है ना, क्या है मतलब अगर मैं कमेंट कर दूं क्या बचेगा क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल ब्लैंक होना चाहिए या फिर ट्रू होना है। ट्रू तो हमेशा ट्रू ही है। ट्रू के बाद एक एपोस्ट्रोफी का साइन है, वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो वो कर दिया ना, ट्रू के बाद मैंने वो लगा दिया अच्छा, कमेंट कर दिया, हाँ सही है। कर दिया। अब लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। भाई लॉगिन हो गया। तो ऐसे होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, बिना यूजर नेम पासवर्ड के यू कैन एक्सप्लॉइट योर वेब एप्लीकेशन। अब किसकी तरह लॉगिन हुआ है, एडमिन की तरह लॉगिन हुआ है, ये देखो, है ना। तो एसक्यूएल इंजेक्शन से ये हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि क्या कैसे आपके बेकार कोडिंग गाइडलाइंस और बेकार कोडिंग प्रैक्टिसेस के कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती है वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा ना कि एक वो शेयर करता हूँ, अपने पास टाइम है अभी, है ना, 3:30 तक। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है। ठीक है, ये जूस शॉप की ना रेपोजिटरी है, ठीक है। आप लोग को ये बताना है, मतलब एक एक करके बता सकते हो या जो भी बता सकते हो आप लोग, कि इसमें क्या क्या चीजें जो आपको दिख रही हैं कि नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब ये बैक एंड फ्रंट एंड मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल रेपोजिटरी है जिसमें आपको लगता है कि क्या क्या चीजें खराब है वो आपको दिखे। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि सारी चीजें आपको दिखे, लेकिन यार दिखेगा नहीं ना। तुम लोगों को दिख रही है क्या स्क्रीन, जो लोग वर्चुअली ज्वाइन किए, कंटेंट दिख रहे हैं क्या? हाँ, ये टीएस कंफिग, हाँ विजिबल है। बहुत कम दिख रहा है, थोड़ा और जूम आउट करो। या फिर लिंक दे सकते हैं कमेंट में। मैं लिंक दे सकता हूँ, लिंक दे देता हूँ। रुको मैं इधर सर्च कर लेता हूँ यार, बहुत दूर है स्क्रीन।
क्या बोला? हाँ मतलब वही दे रहा हूँ, गिटहब की दे रहा हूँ। अच्छा वो हो जाएगा डायरेक्ट। ये ना github.dev वाली लिंक खोल लेना ना, उससे VS कोड जैसा UI खुल जाएगा शायद। हाँ खोलिए सबने? ठीक है, तो अब मुझे आप लोग देख के बताओ कि आप लोग क्या लग रहा है इसमें क्या नहीं होना चाहिए जो कर दिया है, क्या सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, कौन सी की? कॉन्फ़िग से रिलेटेड फाइल्स प्रेजेंट है। कौन सी? एक ts config जो सबसे लास्ट में, ये cypress.config.ts, तो मतलब ऐसे मैंने कंटेंट नहीं देखा था। कंटेंट देख के बताओ हिमांशु। ctf.key है राइट, उसके नीचे ये ctf.key लग रहा है कि कोई प्राइवेट की होगी जो आपने कमिट कर दिया है, तो ये भी नहीं करना चाहिए था कि प्राइवेट की को आप रेपोजिटरी में नहीं डाल सकते, की कोई भी मत डालो आप पब्लिक रेपोजिटरी में। एन्क्रिप्शन की भी, एक एन्क्रिप्शन की भी दिख रहा है इसमें से। कहाँ पे एन्क्रिप्शन? ये एक security.md है जिसमें उनका पब्लिक की है पड़ा हुआ। इसमें प्राइमरी की भी डला हुआ खोलो, लिंक खोलो ना जो भेजा। ठीक है, एक यहाँ पे की तुमको दिख गई, एक jwt.public की भी दिख गई जिससे साइन होता है। अगर आप पब्लिक की एक्सपोज कर दोगे फिर तो कोई भी आपको इमिटेट कर सकता है भाई। हाँ और बताओ। लेकिन पब्लिक की तो शेयर कर सकते हैं ना, पब्लिक की कर सकते हैं, सॉरी हाँ, प्राइवेट की नहीं कर सकते। पब्लिक की होती है, लेकिन फिर भी आप की को रेपोजिटरी में क्यों डालोगे? हाँ। और भी क्या है बताओ? FTP में जो एक्टिवेशंस की फाइल है, बताओ भाई, लोग नहीं बता रहे। एक कॉन्फिग स्कीमा करके है। एक एक्टिवेशंस करके फाइल है। एक स्टैटिक डेटा है, डेटा में स्टैटिक डेटा, उसमें की एंड वैल्यूज दिख रहे हैं उसके। स्टैटिक डेटा लास्ट में टीएस फाइल है। कहाँ बुझिए? users.yaml भी है, उसमें पासवर्ड वगैरह यूजर का पूरा डेटा पड़ा है। कौन सा YAML? ये देखो भाई, पूरा एड्रेस पड़ा है जो PII बोलते हैं हम लोग, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। पासवर्ड भी पड़ा है नीचे, सब कुछ पड़ा है, कार्ड तक पड़ा हुआ है तुम्हारा, तुम जाके खरीद सकते हो कुछ भी चाहो तो। तो मतलब देख रहे हो कि ये सब चीजें, अगर तुम लोग अवेयर हो इन सब चीजों की, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक हो रहा है तुम लोग को तो अच्छी बात है, अगर एक नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस.y। हाँ मतलब समझ गए, यू गेट द पॉइंट, मतलब कम समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि दिस जूस शॉप हो गया, ऐसे ही सिक्योरिटी रैट, ऐसे बहुत सारे ओएस ने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जस्ट टू ट्रेन अस कि भाई क्या होता है। मतलब लोगों ने 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप लिया हुआ है जस्ट कि आप लोग समझ जाए, अध्ययन करें इन सब चीजों को। तो इतना इंटरेक्टिव वे है लर्न करने का, तो वो अपन करेंगे है ना, तो बाय द वे ठीक है। तो ये था, कोड बेस रिव्यू कर लिया अपन ने और SQL इंजेक्शन देख लिया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि क्या है और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने देखा कि कितनी सारी कॉमन जो चीजें हैं जो हमें लगता है नहीं होनी चाहिए वो भी हैं, और ये सब होने के बावजूद, पता होने के बावजूद भी लोग कर रहे हैं। मैंने प्राइमाथन में आई हैव सीन रेपोजिटरीज विथ config की फाइल कमिटेड।
मतलब इससे ज्यादा लेमैन हरकत क्या हो सकती है ना। तो कॉन्फ़िग फाइल तो कम से कम अपन कमिट नहीं करें उसको आगे चल के। अब क्या क्या हो सकता है कि व्हाट शुड वी अवॉइड इन जनरल, मिस्टेक्स क्या हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि जेसन वगैरह को वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा कॉन्फ़िग का जेसन उठाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं ऑनलाइन वैलिडेटर्स में। मत करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे तुम पेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे, कॉपी वो जाएगी एपीआई कॉल और वो सेव हो जाएगा वहां पे उसके पास। आप उसको फॉर्मेट करना है, यूज वीएस कोड। वीएस कोड में भी तो फॉर्मेटर्स है ना। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज है कि भाई ऑनलाइन वैलिडेटर्स में या फिर कंपेरेटर्स में डालना, ये बहुत ही बेसिक चीज है। क्या करो भाई, लोकल में एक फाइल बना लो और उसमें कमिट गेट के थ्रू उसको चेंजेस देख लो, अगर तुमको कंपेयर ही करना है तो। लेकिन ये ऑनलाइन वैलिडेटर्स में कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब 100% चांस है तुम्हारा डेटा एक्सपोज हो जाएगा वहां से। और क्रेडेंशियल्स की फाइल जाके जनरली जेसन्स क्या होती है, क्रेडेंशियल्स की फाइल ही होती है ना। तो सिक्योर वो अकाउंट होते हैं, सर्विस अकाउंट्स होते हैं, उनको कम अपन वो फॉर्मेट करते हैं। तो ये सब नहीं करना है। अवॉइड कॉपिंग कॉन्फिग फाइल्स टू ऑनलाइन वैलिडेटर्स और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो ओपन एआई क्यों ना हो। आप मत डालो अपने AWS एक्सेस की, सिक्योरिटी की, ओपन एआई पे भी मत पेस्ट करो आप। कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपका क्रेडेंशियल फाइल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग इज कमिटिंग .env फाइल्स टू रेपोजिटरी। ये भी बहुत बेसिक चीज है भाई। अगर तुम्हारी क्यों, अच्छा कोई मुझे ये बताओ कि व्हाई शुड वी नॉट कमिट .env फाइल्स टू द रेपोजिटरी। प्रतीक बताओ। फाइल में जितनी भी फॉर्म सीक्रेट्स वगैरह होते हैं या कोई एपीआई यूज करते हैं होते हैं, अगर वो चली जाएगी तो इसलिए हमारा पूरा कोड बेस ही, ठीक है। मतलब अगेन जैसे मान लो कि कुछ एक्सेस कीज है जो तुमको बिलोंग करते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी यूज गेट? कोलैबोरेशन के लिए, मल्टीपल लोग सेम चीज पे कमिट कर पाए। वो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे अगर तुमने पासवर्ड्स और कार्ड का डिटेल्स डाल दोगे तो एक्सप्लॉइट तो होगा ना, कोई कुछ और चेंज करेगा और तुम्हारे ऊपर, जैसे डेटाबेस औरों में क्या हुआ था, औरो स्कॉलर में, कि प्रोडक्शन का डेटाबेस चला गया। अब क्या हो सकता है भाई कि आपने क्या पता डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए क्या पता आपने अपना सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स कमिट कर दिया हो, किसी ऐसे बंदे के पास चलो उसने देख लिया और आपके क्रेडेंशियल से कनेक्ट करके डेटाबेस उड़ा दिया हो। आएगा तो आप पे ना, यूजर अगर मैं लॉग देखूंगा तो किस पे आएगा, आप पे आएगा। नेवर कमिट .env फाइल्स फॉर योर ओन सेफ्टी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी तो बात की बात है, आप पहले अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखो कि .env फाइल्स आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए नेवर कमिट योर .env फाइल्स, नेवर कमिट योर config.json फाइल्स, कभी भी, है ना। अब जैसे मेकिंग सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पब्लिक, ये पोस्टमैन से रिलेटेड है। पोस्टमैन हो गया या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे मान लो अपन वो भी यूज करते हैं, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज करते हैं, है ना, उसमें सेव कर देते हैं हम लोग क्रेडेंशियल्स। तो ये सब अवॉइड करना है। पोस्टमैन में अगर आप कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल डाल रहे हो, पहली बात तो उसको पब्लिक नहीं करना है, कुछ भी हो जाए पब्लिक नहीं करना है आपको अपने पोस्टमैन कलेक्शन को। तो मतलब पब्लिक करने में जाओगे तो कम से कम 3 बार पूछेगा वो आपसे कि भाई तू सच में करना चाहता है। तो लिटरली 3 बार पूछता है कि सच में करना चाहता है क्या तू, मतलब उसको बिलीव नहीं होता कि भाई पब्लिक क्यों कर रहा है, और अपन पब्लिक। तो अगर कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा है, मतलब माइंडफुलनेस, वही बोलते, प्रॉम्प्ट अगर आ रहा है तो रीड दैट प्रॉम्प्ट, 2 सेकंड इन्वेस्ट करो, रीड करो कि क्या है, क्यों ये प्रॉम्प्ट आया है, तब क्लिक करो बटन्स को, है ना। तो ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पब्लिक नहीं करना है। नेवर मेक योर पोस्टमैन कलेक्शन पब्लिक, है ना। लॉगिंग सिक्योरिटी, हाँ हाँ भाई। जैसे पोस्टमैन कलेक्शन का अपन को पब्लिक नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रिपोजिटरीज में बैकएंड में अपना स्वैगर docs/docs पे पड़ा रहता है और उसमें 2 क्रेडेंशियल्स होते हैं, एक एडमिन, यूजर नेम, पासवर्ड। उसको DDoS अटैक से कोई भी खोल सकता है और उस पे तो एपीआई की रेट लिमिटिंग भी नहीं लगती है, तो उस पे बस अच्छा ये बताओ, स्वैगर के जो डॉक्स होते हैं वो किस प्लेटफॉर्म के लिए वैलिड है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए वैलिड है, राइट।
प्रोडक्शन के लिए व्हाई वुड यू नीड अ स्वैगर ऑन द पब्लिक डोमेन? तुमने कभी भी नेटफ्लिक्स का स्वैगर देखा है ऑनलाइन अवेलेबल, जो नेटफ्लिक्स के यूजर यूज करते हो? तो इफ यू आर मेकिंग द डेवलपमेंट थिंग्स ऑन द अवेलेबल ऑन द पब्लिक डीएनएस या पब्लिक राउट पे अवेलेबल कर रहे, दैट इज आवर फॉल्ट। पहली बात तो वो होना ही नहीं चाहिए ना। तो पहली बात तो स्वैगर को प्रॉड पे एक्सेसिबल ही नहीं होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। अगर होता भी है तो दैट राउट शुड बी प्रोटेक्टेड, प्राइवेट आईपी से ही एक्सेसिबल हो, है ना। और स्वैगर वगैरह अपनी मशीन में इंस्टॉल करिए आप। तो मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर कोई चीज आप प्रॉड पे भेज रहे हो, सैनिटी शुड बी देयर, राइट? कि मतलब यू मेक श्योर कि भाई ऐसा कोई डेवलपमेंट वाली चीज। अच्छा, आपके पैकेज.json में अपन सब जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, राइट? पैकेज.json में एक डेव डिपेंडेंसी होती है, एक डिपेंडेंसी होती है। तो किसी रीजन से वो किया होगा ना लोगों ने। डेव डिपेंडेंसी में स्वैगर, डिपेंडेंसी में स्वैगर होगा ही नहीं, हमेशा डेव डिपेंडेंसी में होगा स्वैगर, ठीक है? तो इन सब चीजों को आप समझोगे नहीं, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो ये होगा नहीं, है ना। तो ये है हिमांशु। ओके, ठीक है। कहा था मैं, आ गया यार अपना स्लाइड शो में आ गया। तुम लोगों को दिख रहा है क्या? गायब हो गया? अच्छा, इधर है, ठीक है। अच्छा हाँ, लॉगिंग सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स जो मैं भी बता रहा था कि अपन क्या करते हैं कि जब कुछ डीबग कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो हमारी आदत है क्या करते हैं, पहले देखता हूं मैं कि मेरे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आ रहे नहीं आ रहे। भाई क्यों देखोगे आ रहे नहीं आ रहे? अगर इफ यू लॉग दैट एंटिटी, इट इज गोइंग टू बी देयर इन लॉग फाइल। और लॉग फाइल को कितने कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग? कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है लॉग फाइल में। इट इज एज गुड एज लोगों को अनाउंस करना स्लैक चैनल पे, ये रहा मेरा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, एक्सप्लॉइट करो मुझे। भाई जो लोगों को पता होता है, जैसे अगर अपन ये सब चीजें मैं रीड कर रहे हैं ना, कोई हैकर है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो हैक करना चाहता है, वो भी जानता है ये सब वल्नरेबिलिटीज के बारे में, वो भी जानता है अपने किस किस पॉइंट पे अपन वीक है। तो दे ऑल्सो नो अबाउट द वल्नरेबिलिटीज। तो हमें भी पता होनी चाहिए हमसे क्या होता है, हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। भाई दूसरी चीज एक और है, SSH कीज। भाई कितने लोगों ने अपने SSH कीज पे पास फ्रेज लगा रखा हुआ? मैं देखता हूं किसी ने नहीं लगा रखा। SSH करते हैं फुल ऑन बिंदास, बिना पास फ्रेज के डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना। तो पास फ्रेज बहुत बेसिक चीज है, आता भी है, लिनक्स पूछता भी है भाई वो मासूम आदमी कि भाई पास फ्रेज लगा ले। अब मुझे नहीं, आगे बढ़। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर कोई कुछ दे रहा है एडेड सिक्योरिटी ले, तो अपन ऐड करते हैं ना उसको, ठीक है। और पहली बात तो SSH बेस्ड, और एक और चीज है, मतलब बैकएंड वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि भाई आप लोग क्या करते हो कि किसी बंदे को एक्सेस देना होता है, डायरेक्ट उसकी पब्लिक की लेते हो और जाके ऐड कर देते हो, भाई जब तू एक्सेस करता रहे। वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला भी जाए तो वो एक्सेस कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो जो पब्लिक फाइल है उसको क्या करना है, उसको बस एक दूसरे सिस्टम में डालेगा। वो चाबी तो पड़ी हुई है, वो चाबी उठा के वो अपने सिस्टम में डालेगा, वो जिंदगी भर एक्सेस करेगा क्योंकि तुम्हारी एंट्री पड़ी हुई है वहां पे, ठीक है। तो वही है कि अगर आपको पहली बात तो सर्वर का, अब मैं प्योर बैकएंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अपनी SSH कीज फ्रंट एंड वाले भी यूज करते हैं, बैकएंड वाले भी यूज करते हैं, डेवऑप्स वाले तो करते ही है, और मोबाइल वाले भी यूज करते हैं कुछ डिप्लॉयमेंट अगर करनी हो तो। अपनी SSH कीज को तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करो ही आप। AWS अगर एक्सेस है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ आप, है ना, ठीक है। अब क्या एक और चीज है, बहुत बहुत कॉमन चीज करते हैं एज ए डेवलपर हम लोग, लाइब्रेरीज यूज करना। कुछ नहीं पता है हम लोग को लाइब्रेरी के बारे में, सर्च करते हैं टेक्स्ट टू जेसन कन्वर्टर, मिल गया, बिना देखे बिना समझे यूज कर लिया। अब भाई उस लाइब्रेरी के पीछे क्या है क्या नहीं है, रीड अबाउट दैट लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी कम्युनिटी सपोर्ट है भी या नहीं है। अगर कम्युनिटी सपोर्ट है तो क्या रिव्यूज हैं उस लाइब्रेरी के। आप किसी भी क्लाइंट के रेपोजिटरी पे कोई वल्नरेबल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते हो। यू विल गेट सूड, वी विल गेट सूड, बंद हो जाएगी कंपनी,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अगर आप यूज़ कर रहे हो, कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, वैलिडेट इट, अगर किसी ने यूज़ किया है कंपनी में या नहीं यूज़ किया है। कंपनी में नहीं यूज़ किया, लोगों ने दुनिया में तो यूज़ किया होगा, उनकी क्या रिव्यू है, लाइसेंसिंग है या नहीं है उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की, ये सब चीज़ है। अब एक और आता है कि डेटा स्टोरेज अगर आप करते हो तो उसको सिक्योरली करो, डेटा स्टोरेज को। ये फ्रंट एंड के लिए भी है, फ्रंट एंड वाले अगर क्रोम में स्टोर कर रहे हैं डेटा को, उनके लिए वैलिड है, और अपन डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वैलिड है ना। सर्वर्स का मिसकॉन्फ़िगरेशन कि भाई प्रॉड सर्वर डायरेक्ट SSH करके अवेलेबल नहीं होना चाहिए, है ना। फिर से अगेन लॉगिंग सिक्योरिटी का ये मेरे से रिपीट हो गया। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मतलब मेरे दिमाग में आई। बाकी आपको कुछ Q&A हो, कुछ आपकी तरफ से सजेशन हो, कुछ चीज़ें हो तो बताओ। वी हैव 20 मिनट्स। एक पॉइंट है मैं ऐड करूंगा। हाँ ठीक है राम। सो अभी एक पॉइंट रेज किया जैद ने टू यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या npm पैकेजेस। तो एक स्टोरी है एक पैकेज की, एग्जैक्टली मुझे नाम पता नहीं है, आई थिंक मे बी रोहित और अमन रिमेम्बर दैट नेम। हम स्पार्टमेंट में बहुत शुरुआत में यूज करते थे, अभी हटा दिया उसको फुल्ली। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो पैकेज की जो डेवलपर की टीम थी वो यूएस इलेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए उस पैकेज का हेल्प करते थे। मतलब पैकेज में कुछ कोड्स ऐसे लिखते थे जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे, और वो हिडनली आपके कोड बेस में आते थे, इवन आपके यूजर बेस तक को इम्पैक्ट करते थे। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, आप रीड आउट कर सकते हो। तो बिफोर आप कोई भी पैकेज यूज कर रहे हो तो एक बार आपके कम से कम आधा से 1 घंटा लगा के पढ़ना चाहिए उसके बारे में कि ये सेफ है क्या। स्पेशली जब इंटरप्राइज के लिए यूज कर रहे हो तो पढ़ना ही चाहिए सिक्योरिटी के बारे में फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेज। अभी आप इस सिनारियो में आप यूज कर लो, आपने बहुत बड़ी कंपनी बना ली, मस्त एक पैकेज यूज कर लिया, पता चला कि वो पैकेज अपने इंडियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी बंद कर दी, क्या करोगे आप? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम नहीं करते हैं बट करना चाहिए। ठीक है। हेलो एक सेकंड वाला, एक सेकंड मैं को भी सुनाई देना चाहिए। मतलब आइडियली, मतलब अगेन जो की मिल रही है, मान लो कि की जैसे क्या, जैसे बताओ कोई की। जैसे हम शॉपिफाई यूज करते हैं, शॉपिफाई की 2 चीज होती है, एक स्टोरफ्रंट जो कोई भी यूज करता है, दूसरा एडमिन। तो हमें सिर्फ जो उसका एडमिन है वो जिसको देना चाहता है उसको देता है, उसमें किसी को नहीं दे सकते। मतलब अगर दे दिया तो उसका बंद कर दिया, कोई भी चेंज कर सकता है। उस की को स्लैक पर शेयर करना नहीं चाहिए, स्लैक पर भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। मतलब तुम देखो तो जनरली सभी करते हैं। हाँ, मतलब ये इतना कॉमन है कि ये गुनाह भी नहीं लगता। वही है ना कि भाई इतना ज्यादा ये नॉर्मल हो चुका है कि ये पासवर्ड शेयर करना स्लैक पे और कहीं पे भी, ये अपने को एक भी नहीं होती है, और वहीं पे प्रॉब्लम है। और वो तब आता है जब अपन अवेयर नहीं है चीजों से रिलेटेड। इस चीज के लिए ना हमारी कोई पुरानी यूज करते थे, तो बेसिकली वो सीक्रेट शेयरिंग के लिए होता था। तो उसमें इंक्रिप्टेड रहता कि लाइक मैंने कोई भी सीक्रेट शेयर करना है, मैं उस साइट पे जाता था, तो वो भी मतलब सिक्योर थी वो साइट, तो वहां पे उसको करके वो उसके करस्पॉन्ड में एक इंक्रिप्टेड यूआरएल देता था हमें, और वो जो रिसीवर है ओनली रिसीवर को कोई एक्सेस रहता था। ये अप्रोच करते हैं, ये प्रेफर करते हैं मेल के थ्रू। मतलब मेल पे भी चलो एक बार के लिए मैं मान लिया कि ठीक है, क्योंकि मेल पे भी हमेशा रह जाता है वो, मतलब कि हाँ। लेकिन अगर मान लो कुछ शेयर करना भी है, मतलब कुछ एक्सेस अगर तुम्हें दिया गया है तो दैट इज फॉर यू। अगर उसको किसी और को देना है तो आस्क दैट कंसर्न पर्सन। थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस से कम से कम अपन तो सिक्योर रहेंगे, अपना डेटा तो सिक्योर रहेगा। वो एक एडेड लेयर है, उसी वजह से लोग नहीं करते। क्या तो उसके पास जाएगा, लेना मैं देता हूँ। तो वो यार, हाँ बाला कुछ बोल रहा था।
नहीं, यही कंसर्न था कि मतलब मेल और स्लैक कितना सेफ है हम लोग पासवर्ड शेयरिंग के लिए। अभी तो हम लोग ना डेटाबेसेस और इनके क्रेडेंशियल्स तक इसी से शेयर करते हैं। डेटाबेस मतलब मैं एक यूएस के मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हम लोगों ने किसी की सर्विस ली थी, तो उनके साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने जस्ट कि हम मतलब सिक्योरिटी जो क्रेडेंशियल्स वो मांगे थे अलोंग विथ, तो उन्होंने मेल पर बोला, मेल पर पासवर्ड शेयर करने के लिए मना किया। उन्होंने कोई मतलब लिंक भेजी थी कि आप इस पे शेयर करो और उसकी लिंक मेरे को भेजो। हाँ, वही ऐसा वही कुछ बता रहा था अजय वही बता रहा था कि पासवर्ड शेयरिंग या फिर ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं और वहीं से वो शेयर हो सकता है। तो ये तरीका है, वो तरीके हैं इन सब चीज़ों को शेयर करने के। तो इन प्लेस कर सकते हैं ना, प्राइमेथॉन में भी अगर ये चीज़ इन प्लेस नहीं है तो एनी ऑफ अस कैन टेक अ स्टेप, और ओपन सोर्स चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो होस्ट करो। प्राइमेथॉन पे सर्वर चाहिए, सर्वर दे देंगे अपन, होस्ट करो और वी कैन पुट इन प्लेस चीज़ें। जरूरी थोड़ी कि मतलब हर चीज़ अपन अगर कहीं ओपन सोर्स, कहीं ओपन सोर्स तो होती है ना, ऐसे इंक्रिप्शन का इंक्रिप्शन ही तो एक ओपन सोर्स होस्ट करेंगे अपन, ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और जैद ब्रो एक और पॉइंट कि अगर इन फ्यूचर में अगर अपन कोई स्लैक का बॉट बनाए, जैसे चैट विद आवर हिस्ट्री या एचआर बॉट, तो उस पे स्लैक का देना नहीं चाहिए बिल्कुल भी डेटा, बिकॉज ऑल द क्रेडेंशियल्स आर देयर। तो स्लैक का कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी बॉट या कुछ भी इंटीग्रेट करने से पहले विल हैव टू क्लीन ऑल दोस क्रेडेंशियल्स। करेक्ट करेक्ट, मतलब वही उसके लिए ना हिमांशु, अगेन वो लीस्ट प्रिविलेज वाली चीज़ आ गई। अगर अपन लीस्ट प्रिविलेज वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे ना फॉर एनी प्लेटफॉर्म, अगर मान लो कि सबके पास वो एक्सेस है ही नहीं कि वो बॉट ऐड कर रहा है, तो इट विल नॉट बी दैट मच ऑफ अ हेडेक। मान लो बस एचआर को एक्सेस है फॉर स्लैक पे, अगर आप स्लैक पे बॉट ऐड कर सकते हो, तो किसी को भी ऐड करना हो आप एचआर के पास जाओगे, तो एक कंसर्न पार्टी है, तो लीस्ट प्रिविलेज जहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, चाहे वो AWS हो, चाहे वो स्लैक हो, चाहे वो गिटहब हो, चाहे वो बिटबकेट हो, तो इट विल ऑलवेज मतलब हेडेक कम होगा आपका। बाकी और किसी कुछ ऐड करना है विजय? और वन मोर थिंग, सो लाइक मतलब रिसेंटली मैंने जैसे कोई गिटहब का टोकन अननोनिंगली कमिट कर दिया था गिटहब की हिस्ट्री में, और गेट कमिट कर दिया था। तो बिफोर पुशिंग दैट, गेट नहीं करने देता है शायद। हाँ, गेट कमिट में अगर मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री है एंड आई हैव पुश्ड अ रीसेंट कमिट व्हिच डजंट, मतलब जो मॉडिफाइड कोड है उसको अगर मैंने टोकन को ENV में डाल दिया, तो एनीवन कुड सी माय कमिट हिस्ट्री, और कमिट हिस्ट्री से भी दे कुड एक्सेस टोकन्स। बिल्कुल, कमिट सर लॉग बन गया ना बेसिकली, वो तुम्हारा कमिट्स में तुम्हारा पूरा है, वो ट्रेस बैक कर सकते हैं जो भी तुमने कमिट किया हो। अगर तुमने डे 1 पे भी कुछ कमिट कर दिया है, तो इधर यू हैव टू डिलीट दैट कमिट कंप्लीटली। वो कमिट डिलीट करने जाओ, तुम्हारे कितना काम भी उड़ जाएगा उसके साथ। तो माइंडफुली डे 1 से काम करना चाहिए अपने को, कमिट करना ही नहीं है आपको डेटाबेस क्रेडेंशियल से कुछ भी। एक पॉइंट और है स्पेशली फ्रंट एंड टीम के लिए, कि जो भी तुम्हें बैकएंड से टोकन मिलता है ना, उसको लोकल स्टोरेज में सेव मत कराया करो कभी भी। मतलब मैंने देखा है एप्लीकेशन में लोग लोकल स्टोरेज में ही सेव करा के छोड़ देते हैं, तो वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब अगर द बेस्ट वे जो है ना उसके लिए, कि अपनी इन ऐप एप्लीकेशन के अंदर वो टोकन को सेव कराओ। मतलब अगर रिएक्ट यूज कर रहे हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसके लोकल उसमें स्टोर कराओ, ताकि वो किसी को ना लोकल स्टोरेज से कभी एक्सेस होगा ना कुकीज से एक्सेस होगा। क्योंकि उस टोकन के थ्रू कोई भी तुम्हारी रिक्वेस्ट अगर सर्वर पे जा रही है, तो वो बैकएंड तो उसको ऑथराइज मान ही लेगा कि हाँ भाई ये एक वैलिड यूजर है। बैकएंड कभी पता नहीं लगा पाएगा कि अच्छा ये वैलिड यूजर है या नहीं है। तो उसको जितना पॉसिबल हो इन ऐप उसके अंदर ही रखो। एक क्वेश्चन है मित्तल यहाँ पे, वो टोकन आएगा तो किसी API से है ना फ्रंट एंड तक? हाँ, तो वहाँ तो एक्सपोज हो ही गया ना। कहाँ पे? टोकन जो होगा JWT बैकएंड इशू कर रहा है, वो किसी न किसी API में ही आएगा। उसके बाद ही तो इन ऐप स्टोर करेंगे इन मेमोरी, तो API से तो एक्सपोज हो ही गया ना वो टोकन।
कोई मतलब भी बंदा देख इन सकता है इंस्पेक्टर में ट्रांजिट जाके। इन ट्रांजिट वो एक्सपोज हो गया, उसकी बात कर रहे हो? ना इंस्पेक्टर में देख सकता है ना बंदा कोई भी, नेटवर्क इंस्पेक्टर में नेटवर्क टैब क्रोम में के। देख सकते हैं। हाँ तो पेलोड में जाके तू बोल रहा है? अच्छा। हाँ तो इसको ऐसे ना फ्रेम करके कि उसको लोकल स्टोरेज में ना स्टोर करो, इसको ऐसे फ्रेम करना चाहिए उस टोकन में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत डालो, जो टोकन या तो इशू उसको होता एनक्रिप्ट करके भेजो, वो भी है डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट हो ही कर लो, सकता है मतलब वैसे तो। उसमें होनी ही नहीं चाहिए ना कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। यहाँ पर भी कई लोगों को डाउट होता है, वो सोचते हैं कि ये डेटा ना एनक्रिप्टेड है, जबकि वो बस बेस 64 एनकोडेड होता है। बिल्कुल सही बात। हाँ सही बोल रहा है। यही पॉइंट है समझे बस। क्या बोला ऋतिक ने? सबको समझ में आ गया? इसमें ना एक और वो भी होती है कि इन ऐप करना क्यों जरूरी है, कि सपोज मैंने लोकल स्टोरेज पे सेव कर दिया या फिर कुकीज में भी सेव कर दिया, तो सेम लेट्स से एक वेबसाइट है, उस पे हमारा कुछ चल रहा है, किसी और का भी कुछ चल रहा है, तो वो लोग अपना टोकन रीड कर सकते हैं ना। मान लो कोई प्लगइन आ रहा है किसी थर्ड पार्टी का, तो वो लोग भी तो अपना यूज कर सकते हैं। अगर हम इन ऐप में डालेंगे तो वो हम ही यूज कर पाएंगे उसको। मतलब आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन क्योंकि हम लोग शॉपिफाई में वो काम करते हैं, तो एक वेबसाइट पे 2-3 लोग, मतलब एक वेबसाइट पे 2-3 क्लाइंट्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक हमारा चल रहा है, किसी और कंपनी का भी सेम चल सकता है, तो वो रीड कर सकता है उस टोकन को और यूज कर सकता है कोई और चीज के लिए। तो अगर हम इन ऐप में डालेंगे तो हम ही यूज कर पाएंगे उसको, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। इन ऐप मतलब लेट्स से मैं कोई आईफ्रेम खोल रहा हूँ, तो हमारा खुद का जो कुकीज होती है ना उसमें, ना कि हम लोग शॉपिफाई जो मेन वेबसाइट है ना उसकी कुकी या लोकल स्टोरेज में डालें। यारी उस तरह का कुछ हो गया क्या, जैसे सिंगल साइन ऑन होता है गूगल का, कि आपने एक जगह पे साइन इन किया तो हर जगह पे वो उठा लेगा वहीं से? शॉपिफाई में कैसे होता है वो? नहीं मतलब उस टाइप का होता है, बट ये बात ऐसी चल रही है ना कि आपका सर्वर अलग है, किसी और जो सर्विस है ना उसका सर्वर, बेसिकली हर एक जो प्लगइन होता है या फिर कोई सर्विस दे रहा होता है, उसका एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है। तो आप उस सेंट्रलाइज सर्वर को एक्सेस करवा पाओगे अगर वो टोकन आपने किसी और को दे दिया। अपना, अगर मैं कोई लॉगिन हूँ, यूजर हूँ, मैं अगर खुद का टोकन यूज कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेट्स से एक प्लगइन बनाया प्राइमेथॉन ने, एक प्लगइन किसी और कंपनी ने बनाया, ठीक है, तो मेरा टोकन किसी और कंपनी ने अगर यूज कर लिया, तो वो क्योंकि सारे यूजर्स पे वो भी है, तो सारे यूजर्स के लिए वो टोकन इकट्ठा कर सकती है और उस टोकन में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्रैक कर सकती है। और मतलब हमारे सिस्टम उस टोकन के थ्रू वो लोग एक्सेस कर सकते हैं ना जो दूसरी कंपनी है। बेसिकली लोग अपने टोकन से उससे हो जाएंगे। अगर कुछ सिक्योरिटी ग्लिच हुआ तो पकड़ में कौन आएगा? हम लोग। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, आप अपना खुद का डेटाबेस एक्सपोज कर रहे हो किसी और कंपनी के लिए। बाला भाई, मतलब मैं आपकी बात से ये समझा कि जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में एक वेबसाइट चला रहे हैं, उसमें 2-3 एक्सटेंशन भी साइमल्टेनियसली चलती होती है। तो अगर हम लोकल स्टोरेज में कुछ चीज स्टोर करवाएंगे तो वो गूगल क्रोम के अक्रॉस ऑल द एक्सटेंशन एक्सेसिबल। नहीं, ऐसा नहीं है। बाला ब्रो, आप एक बार स्क्रीन शेयर करके टोकन वाइज वो दिखा सकते हो कि कौन सी उसमें स्टोर हो रही है, और उससे क्योंकि एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जस्ट So the use case is, let's say आपकी वेबसाइट किसी xyz.com डोमेन पे चल रही है, राइट? नाउ देयर इज अ प्लगइन जो रिक्वेस्ट करता है pqr.com पे, ठीक है? अगर आप pqr.com पे जो प्लगइन चला रहे हो उसका ऑथेंटिकेशन करके उसका टोकन xyz.com पे डाल देते हो, देन कोई भी और जो कि xyz.com पे चल रहा है will be able to read your token as well, and they'll be able to request to your server from that token, right? So जो भी आप कुकी या जो भी लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हो, that has to be on your own specific domain, not the generalized domain on which you have installed, right? So that is the gist of what Balchan is trying to say, कि आप अपना डोमेन पे अपना जो भी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग
जो भी यूज कर रहे हो ना, दैट हैज टू बी ऑन योर डोमेन, नॉट द जेनेरिक डोमेन या फिर अपने पेरेंट वेबसाइट के डोमेन पे डाल दिया, so that any other plugin which is installed on the parent website is able to access. That should not happen, right? So that is one thing. Second thing, जो भी आप टोकन हम लोग अभी डालते हैं ना, हम एक जनरली टोकन लाके और उसको ऐसे डाल देते हैं. रादर देन दैट जब भी फ्रंट एंड पे ऑथेंटिकेशन करते हैं, अ कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड बी मोर सूटेबल वे, कि जो भी आप ऑथेंटिकेशन डाल रहे हो, टोकन डाल रहे हो, दैट हैज टू बी HTTP ओनली, और आप इंस्टेड ऑफ पासिंग द टोकन, ब्राउजर खुद ही कुकी ऐड कर रहा है, आप खुद से कोई टोकन ऐड नहीं करते हो रिक्वेस्ट में, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में. कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करते हो, आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हो, यूज कुकीज, यू विल मेक इट ट्रू, एंड ब्राउजर विल ऐड ऑल द कुकीज दैट आर देयर ऑन द ब्राउजर, दैट विल मेक श्योर कि टोकन स्पूफिंग आपकी नहीं हो, राइट. सो फ्रंट एंड पे जो ऑथेंटिकेशन करते हैं, फ्रंट एंड पे जो टोकन स्टोरेज करते हैं, दीज आर सम वेज की स्पूफिंग, टोकन स्पूफिंग वगैरह उसको प्रिवेंट कर सकें हम लोग. ओके, बढ़िया, ऑसम. एक पॉइंट है शायद. हाँ ऋतिक 1 सेकंड दे दे बस कुछ. हाँ अजय बोल. बेसिकली हमें टोकन की सिक्योरिटी या फिर एपीआई पेलोड की सिक्योरिटी के लिए मतलब मैंने पहले काम किया था. तो हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास जितनी भी गेट रिक्वेस्ट है ना, तो गेट रिक्वेस्ट को हमने पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, तो जिससे कि हमारे पास सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती थी, क्योंकि गेट को ब्राउजर में भी हम एक्सेस कर लेते थे गेट रिक्वेस्ट को. और अदर थिंग क्या किया था हमने, जो भी जितना भी पेलोड आ रहा है ना बैकएंड से रिस्पांस में, तो पेलोड जो जा रहा है बॉडी के अंदर और जो आ रहा है, दोनों को ही इंक्रिप्टेड मैनर में किया था, बेसिकली डाटा कोई भी MITM अटैक ना कर पाए हमारे ऊपर. और तीसरी चीज की थी हमने कि लाइक कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट है ना, तो उसमें जो सेंडर है, इज लाइक जहां से सेंड हुई है, तो हमने उस पे वैलिडेशन लगाई थी कि जो मतलब अदर देन ब्राउजर या फिर अदर देन हमारी मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप के अलावा कहीं से भी एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी तो वो फॉरबिडन दे देगा उसको. तो मतलब इस टाइप की सिक्योरिटी भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी एपीआई रिक्वेस्ट में. सबने सुना क्या? हाँ ठीक है. MITM बोला था अभी अजय ने. MITM का मतलब समझ में आता है सबको? मैं पूछ लेता हूँ, किसी को पता है MITM का मतलब क्या होता है? MITM अटैक्स क्या होता है? हाँ, मैन इन द मिडल अटैक. हाँ ठीक है, अजय बता दे यहाँ पे. अगर MITM में बेसिक क्या होता है कि लाइक अभी हम कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट मतलब नेटवर्क से एक्सेस कर रहे हैं, तो मान के चलो अभी हम कोई भी किसी भी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से एक्सेस करेंगे. तो अभी मान के चलो हम किसी भी कोई भी अभी वाईफाई से कनेक्ट करके डायरेक्ट हम उसको एक्सेस कर लेते हैं. बट मान के चलो अभी जो वाईफाई हम जिसका एक्सेस कर रहे हैं वो कोई मैलिशियस यूजर है. मान के चलो कि मैं एक हैकर हूँ और मैंने अपना ओपन वाईफाई ओपन कर दिया है, तो मेरे नेटवर्क से जो मेरे वाईफाई से जो भी एपीआई मतलब जो भी नेटवर्क की रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे, मैं उन पैकेट्स को मतलब यूज कर मतलब उनको ट्रैक कर पाऊंगा यदि वो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं हो. कि बेसिकली मेरे नेटवर्क से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है या आ रही है, मैं उसको एक तरीके से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो पैकेट्स के अंदर डाटा ट्रांसफर होता है, तो मैं उनको पैकेट्स को ट्रैक करके उनको डिसाइफर कर सकता हूँ कि मतलब पैकेट्स के अंदर क्या डाटा आ रहा है. तो बेसिकली मतलब मान के चलो मैं क्रेडिट कार्ड फिल कर रहा हूँ और वो जो डाटा है वो उसके मतलब पैकेट्स के अंदर जा रहा है नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर, तो मैं वहां से जो पैकेट्स जा रहे हैं उनको ट्रैक करके उनको डिसाइफर कर दूंगा कि इसी ने ये क्रेडिट कार्ड डाला है, ये इनको डाल दिया है. तो इससे बचने के लिए हम SSL और TLS वगैरह यूज करते हैं. जो HTTPS होता है वो इसी मैन इन द मिडल अटैक को डिमिनिश करने के लिए होता है कि कम से कम हो पाए मैन इन द मिडल अटैक. HTTPS की वर्किंग आई होप पता होगी सबको यहाँ पे, कैसे HTTPS काम करता है, इंक्रिप्शन कैसे होता है उसमें. नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा आज, है ना. ठीक है यार. आई थिंक हाँ ऋतिक कुछ बोल रहे थे. मैं ये कह रहा था ब्रो, जैसे अपना एक नोशन बना हुआ है, आइडिया बना हुआ है कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है ना उसको ENV फाइल्स में स्टोर करना चाहिए, करेक्ट. बट ये चीज़ ना कुछ हद तक फ्रंट एंड के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड की जो ENV फाइल्स होती हैं उसमें अगर आप कुछ डालते हो और उसकी जब बिल्ड बनाते हो तो वो फाइल्स बिल्ड में जाती हैं, मतलब वो वैल्यूज बिल्ड में चली जाती हैं क्लियर टेक्स्ट में. तो वहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को ENV में डालना.
तो कैसे हैंडल करना चाहिए उसको? ट्राई करो बैकएंड से आए किसी तरीके से, या कुछ और वर्क अराउंड निकालो, बट कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को ENV में मत रखो फ्रंट एंड पे। इन्वायरमेंट स्पेसिफिक चीज़ें रख लो, बेस URLs वगैरह, बट कॉन्फिडेंशियल नहीं, क्योंकि वो चीज़ क्लियर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होती है। बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए भी दो तरीके थे कि बेसिकली या तो हम API जो भी हमारे पास फ्रंट एंड पे जो भी API की कीज चाहिए वो हम बैक एंड की रिक्वेस्ट से मंगवा लें, या फिर हम उन कीज को ही एक तरीके से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव रखें और जब हमें यूज करनी होती है तब उनको डिक्रिप्ट करें। डिक्रिप्ट करने के लिए भी तुम्हारी जो की है वो भी तो तुमको फ्रंट एंड में स्टोर करनी है, उसको अगर तुम बैक एंड से मंगाते हो तो फिर ठीक है। API कॉल वन टाइम API। तो वो एक सेम फिर वो जो आपने प्रोसेस बताया कि API कॉल करेगी, वो जो पेलोड है और रिस्पांस आएगा वो एन्क्रिप्टेड आएगा, तो फिर काम चलेगा, और अगर वो एन्क्रिप्टेड नहीं आया तो फिर वो की बाद वाली जो अपने रिक्वेस्ट है वो एन्क्रिप्टेड रहेगी, बट जो हमें API से रिक्वेस्ट लेना है वो मतलब जब करने बैठते तो मैंने देखा अभी तक तो जितने प्रोजेक्ट में हमने काम किया तो कोई ऐसा नहीं करता। नहीं, किसी में भी हम लोग वो इन ट्रांजिट डेटा को इनक्रिप्ट करते ही नहीं है कि भाई रिक्वेस्ट भेजने से पहले इनक्रिप्ट कर रहे हो और उसको फ्रंट एंड पे डिक्रिप्ट कर रहे हो या फिर बैक एंड पे डिक्रिप्ट कर रहे हो, ऐसा अपन नहीं करता। चाहिए मतलब पहले वही अवेयरनेस की कमी है, मतलब क्लाइंट अवेयर नहीं है उस प्रोटोकॉल के, जो अवेयर है वो तुमसे करवाएगा। हाँ तो सेम जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उन्होंने सेंसिटिव डेटा फोन नंबर जो यूजर का सबसे इंपॉर्टेंट है वो JWT में रखा है। बताओ इतने साल से कंपनी चल रही है, अभी उन्होंने हटाया किया कि रिमूव कर दिया। हाँ वही तो ये मतलब कितना टफ होता है, अभी तक चली पूरी। अब क्या वो JWT में क्यों डाला होगा फोन नंबर, पता है कि उसके भरोसे लॉगिन करने हमारे यू कहीं पे भी उसको फोन का यूज करना हो तुरंत यूज करो, विदाउट डेटाबेस कॉल मिल जाता हो उसको फोन नंबर, उस चीज के लिए उसने हटा दिया। हाँ कितना बड़ा डेवलपमेंट एफर्ट है, आपको पहले से ही चीज नहीं पता थी तो। पॉइंट आपने बोला, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, जैसे जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उसमें भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे गिफ्ट कार्ड सर्कल वगैरह, वो हम एनक्रिप्ट करके भेजते हैं थर्ड पार्टी सर्विस को कम्युनिकेट। अच्छा टाइटन में, टाइटन से एक्सपेक्टेड तो है भाई इतना कि वो इनक्रिप्ट करेगा अपनी चीजों को। ठीक है यार। हाँ शोभा, in the back end, do we regularly rotate the JWT sign-in keys? Or are they एक आइडियल सिनेरियो में करना चाहिए, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में मैं देखता हूँ कि .env में ही तुम्हारी JWT का सॉल्ट जो जिससे तुम लोग बनाते हो वो रहता है ना, गलत तरीका है। आपको आइडियली उसको रखना चाहिए AWS पैरामीटर वगैरह में कहीं पे, जहाँ पे आप ऑटो रोटेट करो अपनी कीज को, हर 4 दिन, हर 1 हफ्ते, हर 30 दिन पे आप अपने वो उसको रोटेट कर लो, जो तुम्हारा इंक्रिप्शन की जिसको तुम yeah, AWS services are like AMS for this. हाँ एग्जैक्टली। और भी है, मतलब मैं बैकएंड हेवी डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन वो जैसे कि आप लोग एक्सेस कीज वगैरह स्टोर करते हो S3 पे चीज़ें डालने के लिए, अगर आप EC2 यूज़ करो आपको एक्सेस की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक्सेस की सीक्रेट की ज़रूरत ही नहीं है, unless and until you want to use AWS CLI। अगर आपके एंटिटीज को परमिशन चाहिए, यू डोंट नीड सीक्रेट की और एक्सेस की। ठीक है यार, 3:32 हो गया, अपन रैप अप करेंगे इस सेशन